आई होप दोस्तों सब बढ़िया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मुगल काल की चित्रकला के बारे में। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा पहले लिख लिया था, इसके बाद थोड़ा सा स्टैंड सेट करने लगा। ठीक है, तो आज बात करना है टीजीटी पीजीटी आर्ट के बारे में, मुगल काल के बारे में। तो मुगल काल का जो समय है वह 16वीं से 19वीं सदी माना गया है। ठीक है, मुगल काल का जो समय है वह 16वीं से 19वीं सदी माना गया है। मुगल काल को कई भागों में बांटा गया है, जैसे दरबारी चित्रकला। मुगल काल की चित्रकला को कई भागों में बांटा गया है। एक हो गई दरबारी, एक हो गई दरबारी चित्रकला। ठीक है, दूसरी हो गई लोकप्रिय चित्रकला, लोकप्रिय चित्रकला। ठीक है, पहली दरबारी, दूसरा लोकप्रिय चित्रकला। तथा तीसरे की बात करें तो हमारे तीसरे का नाम है बाजारू चित्रकला। कौन कौन सी हो गई? दरबारी चित्रकला, लोकप्रिय चित्रकला तथा बाजारू चित्रकला। जो दरबारी चित्रकला है, जो इसका समय है, तो इसका समय हुमायूं से शाहजहां के बीच माना जाता है। ठीक है, कहाँ से? हुमायूं से, बाबर का लड़का हुमायूं प्लस शाहजहां, यहाँ पर ये वाला शाह है। ठीक है, शाहजहां। जो दरबारी चित्रकला है उसका समय हुमायूं से शाहजहां के मध्य माना जाता है। और अगर बात करें लोकप्रिय चित्रकला की, तो ये जो है जहांगीर से शाहजहां के मध्य माना जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे दरबारी का? एक हुमायूं से शाहजहां हो गया, दूसरा हो गई लोकप्रिय जहांगीर से शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां ये दोनों बाप बेटे थे। अब बात करते हैं दरबारी चित्रकला की, तो हुमायूं के समय का है। ठीक है, जो हुमायूं की चित्रकला है, तो वह जो है हुमायूं का जो बाबर का लड़का हुमायूं था उसका, तथा शाहजहां लोग की लास्ट शासकों में से एक था। अब बात करते हैं बाजारू चित्रकला की। तो बाजारू जो चित्रकला है वह मुगल काल के अंत में पनपी। बाजारू चित्रकला जो है वह कब पनपी? वह जो है मुगल काल के अंत में पनपी। ठीक है, मुगल काल के अंत में बाजारू चित्रकला जो है मुगल काल के अंत में पनपी थी। मुगल काल को तीन भागों में बांटा गया: दरबारी चित्रकला, लोकप्रिय चित्रकला तथा बाजारू चित्रकला। बात करते हैं दरबारी चित्रकला की। तो दरबारी चित्रकला जो है वह हुमायूं से शाहजहां थी, लोकप्रिय चित्रकला जहांगीर से शाहजहां थी, बाजारू चित्रकला मुगल काल के अंत में थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे जाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं। नंबर 1 है कि मुगल स्थापत्य कला की प्रथम इमारत। मुगल स्थापत्य कला की प्रथम इमारत। ठीक है, मुगल स्थापत्य कला की प्रथम इमारत। तो मुगल स्थापत्य कला की प्रथम इमारत कौन सी थी, ये आपको बताना है। आपको जो जो मालूम हो उसको जो है आप पहले से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। पहला, मुगल स्थापत्य कला की इमारत। तो मुगल स्थापत्य कला की जो प्रथम इमारत है वो किसको माना जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये माना जाता है हुमायूं का मकबरा। इसको माना जाता है हुमायूं के मकबरा को, हुमायूं के मकबरा, हुमायूं के मकबरा। ठीक है, जिसको हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, जिसका नाम था हाजी बेगम था, उन्होंने बनाया था। यह मकबरा जो है दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। यह मकबरा जो है प्रथम जो है 4 भाग पद्धति से भारत में जो है 4 भाग पद्धति से बनाया गया प्रथम मकबरा माना जाता है हुमायूं का मकबरा, क्योंकि दिल्ली में इसकी पत्नी जो है हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, मुगल कला का प्रारंभ। ठीक है, दूसरा है मुगल कला का प्रारंभ। दूसरा मुगल कला का प्रारंभ। मुगल कला का प्रारंभ जो है कौन से शासक के काल में हुआ? तो ये हुआ हुमायूं के शासनकाल में। किसके? हुमायूं के शासनकाल में। ठीक है, क्या है? हुमायूं के शासनकाल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ऊपर चांद बिंदी है इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा मुगल साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? थर्ड पॉइंट है मुगल साहित्य का स्वर्ण काल। ठीक है, मुगल साहित्य का स्वर्णकाल क्या है?
साहित्य है, ठीक है, क्या है साहित्य, आप ये जरूर याद रखिएगा ये वाली लाइन। मुगल साहित्य का स्वर्णकाल किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है? तो यह है जो है अकबर, ठीक है, क्या है अकबर। मुगल साहित्य का स्वर्णकाल जो है अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। आगे चलते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है मुगल शैली का प्रारंभ। अगला हमारा जो पॉइंट है वह है मुगल शैली का प्रारंभ, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा मुगल शैली का प्रारंभ है। तो मुगल शैली का प्रारंभ किस शासक के काल को कहा जाता है? तो ये है अकबर के शासनकाल में, अकबर, ठीक है। मुगल कला का प्रारंभ हुआ हुमायूं शैली के शासनकाल में, लेकिन मुगल शैली का प्रारंभ हुआ अकबर के शासनकाल में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है अपना क्या हो गया, मुगल शैली के प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल। अगले अपना मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल। अगला है अपना मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल। तो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? चित्रकला, आगे तो चित्रकाल से क्या आ गया आपका, अकबर का लड़का कौन था, उसका क्या नाम था, जहांगीर, ठीक है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं? जहांगीर के शासनकाल को, ठीक है। अब है मुगल शैली का स्वर्णकाल। अब हमारा है मुगल शैली का स्वर्णकाल, ठीक है, मुगल शैली का स्वर्णकाल। तो मुगल शैली के स्वर्णकाल भी जो है किसको कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। मुगल शैली का जो स्वर्णकाल है वह भी जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अब आगे है अपना जो नया पॉइंट है वह है कि मुगल काल का सर्वप्रथम व्यक्ति चित्रण कौन, किसका है, किसका व्यक्ति चित्रण सर्वप्रथम किया गया, ठीक है। मुगल काल का सर्वप्रथम व्यक्ति चित्रण क्या है? मुगल काल का सर्वप्रथम व्यक्ति चित्रण। मुगल काल का सर्वप्रथम व्यक्ति चित्रण कौन है? वो भी हमारा है जहांगीर, ठीक है। मुगल काल का सर्वप्रथम व्यक्ति चित्रण कौन है? वो भी अपना जहांगीर है। आगे चलते हैं, आठवां है मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, ये किसके शासनकाल को कहा जाता है? ये आपको लगभग सभी को मालूम होगा। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। किसको? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे जो है बाबर से स्टार्टिंग करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि बाबर को स्टार्ट करने से पहले हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। मुगल काल जो है 16वीं से 19वीं सदी के जो है मध्य भारत में पनपी, ठीक है। इसको जो है तीन भागों में बांटा गया, दरबारी चित्रकला, लोकप्रिय चित्रकला, पजारू चित्रकला। ठीक है, दरबारी चित्रकला थी हुमायूं से शाहजहां के मध्य, ठीक है, अकबर का लड़का हुमायूं से शाहजहां के मध्य। लोकप्रिय चित्रकला की बात करें तो जहांगीर से शाहजहां के मध्य। बाजारू चित्रकला की बात करें तो जो है मुगल काल के अंत में जो है पनपी बाजारू चित्रकला, ठीक है। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनको देख लेते हैं। मुगल स्थापत्य कला की प्रथम इमारत कौन थी? तो हुमायूं का मकबरा था जो कि दिल्ली में स्थित था, जो कि इसकी पत्नी ने है हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम था हाजी बेगम, जो कि हाजी बेगम ने बनवाया था। फिर है मुगल कला का प्रारंभ। तो मुगल कला का प्रारंभ जो है बाबर का लड़का था हुमायूं, उसके शासनकाल में मुगल कला का प्रारंभ हुआ, ठीक है। याद रखिएगा मुगल कला का प्रारंभ और मुगल शैली का प्रारंभ है, दोनों बहुत अलग अलग हैं। सॉरी, मुगल शैली का स्वर्णकाल है, कहाँ गया मुगल शैली का प्रारंभ, ये, ठीक है। मुगल कला का प्रारंभ और मुगल शैली का प्रारंभ दोनों अलग अलग हैं। मुगल कला के प्रारंभ की बात करें तो हुमायूं के शासनकाल में, मुगल शैली का प्रारंभ जो है अकबर के शासनकाल में हुआ, ठीक है।
मुगल साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के समय हुआ। मुगल साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के समय हुआ। मुगल शैली का प्रारंभ अकबर के समय में हुआ। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। मुगल शैली का स्वर्णकाल है तो वह क्या हो गया? जहांगीर हो गया। मुगल शैली का स्वर्णकाल मुगल शैली स्टार्ट हुई थी अकबर के समय में, इसका स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के समय में। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है पर आपको इसको अच्छे से रखना पड़ेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। मुगल काल का सर्वप्रथम व्यक्ति चित्रण की बात करें तो वह अपना हो गया जहांगीर। ठीक है, बात करते हैं मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, मुगल स्थापत्य कला आपको लगभग सभी को मालूम है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसको हुआ? शाहजहां। ताजमहल स्थापत्य, ठीक है, ताजमहल आपको पता होगा, ये जो है स्थापत्य की निशानी है। ठीक है, मुगल स्थापत्य कला स्वर्णकाल हो कौन सा है? तो वह जो है शाहजहां के शासनकाल में हुआ। अब अपना आगे बढ़ते हैं बाबर के समय में। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-3 सेकंड में सेट कर लूँ काफ़ी। ठीक है, चालू करते हैं अब अपना जो है बाबर के समय की। तो बाबर की अगर हम बात करते हैं तो बाबर भारत में जो इसका शासन था वह था 1526 से लेकर के 1530 तक। भारत में 1526 ईस्वी के आसपास से आया था मुख्य रूप से। अब 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, भारत में जो बाबर का शासन था वह 1526 से कितना था? 1530 तक। इसके अगर जन्म की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके जन्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका जन्म जो है 14 फरवरी को हुआ था, वैलेंटाइन डे के दिन। भूलेगा तो नहीं वैलेंटाइन डे, वैसे भी कहाँ भूलेगा। ठीक है, इसका जन्म जो है 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिन के दिन हुआ था। कब हुआ था? इस सन की बात करें तो यह हुआ था 1483 ईस्वी को। कब हुआ था? 1483 ईस्वी को। यह हुआ था ईरान में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ईरान एक देश है मध्य अरब का। ठीक है, ईरान में हुआ था। ईरान के कहाँ पर यह हुआ था? अगर बात करें शहर का नाम, तो शहर का नाम था फरगना। ठीक है, फरगना, फा से फाड़ना, याद रहेगा आपको, भूलेगा नहीं। बाबर का अगर जन्म की बात करें तो 1526 से 1530 ईस्वी के मध्य भारत में इसने शासन किया था। जन्म उसका हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ईरान के फरगना के क्षेत्र पे। बाबर कालीन कला ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही जो कलाकार हैं उनके बारे में वर्णन है, जो कि उसकी पुस्तक में वर्णन है, और जो पुस्तक लाए थे उसमें थोड़ा सा वर्णन है। लेकिन हम जो है बाबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि बाबर के बारे में क्या पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। इसका जन्म की बात हो गई। ठीक है, अब इसकी माता और पिता की बात कर लेते हैं। माता पिता की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके जो माता का नाम था वह था उल्लम निगार खन्ना। उल्लम निगार खन्ना। ठीक है, इनके जो माता का नाम था वह था उल्लम निगार खन्ना, जो कि मंगोल वंश से संबंधित थी। ठीक है, मंगोल वंश का बड़ा ही क्रूर शासक था भारत के लिए। ठीक है, जो कि मंगोल वंश से संबंधित थी। माता का नाम क्या था? उल्लम निगार खन्ना, जो कि मंगोल वंश से संबंधित थी। पिता की बात करें तो इनके पिता का जो है नाम था तैमूर उमर शेख। ठीक है, तैमूर उमर शेख, जो कि तैमूर वंश से संबंधित। ठीक है, इनके पिता का जो नाम था तैमूर उमर शेख थे। ठीक है, इनका क्या था? तुर्क वंश था। ठीक है, ये तैमूर के वंश से। तैमूर भी एक शासक था जो है काफ़ी, मतलब महान तो नहीं कह सकते क्योंकि दूसरों को मारता पीटता था, लेकिन अपना साम्राज्य काफ़ी फैला लिया था। तो समझ जाओ अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके माता पिता के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो गई। अब चलते हैं, बाबर का जो पूरा नाम था वह था जहांगीर मोहम्मद बाबर। पूरा नाम की यहाँ पर बात करें, यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं, जहीरुद्दीन, ये आधा है। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, बाबर के जो माता का पूरा नाम था उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब आगे चलते हैं हम। बाबर की अगर पत्नी के पूछ ले कहीं, वैसे पूछेगा नहीं। ठीक है, ये सब ठीक है,
इम्पोर्टेंट चीज़ें ये सब नहीं है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं पूछ ले तो। माहम बेगम, ठीक है, बाबर की जो पत्नी का नाम था बाबर की माहम बेगम। अब बाबर की अगर बात करें तो ये 11 वर्ष की अवस्था में जो है फरगना की गद्दी पे बैठा था। जो बाबर था वह 11 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 11 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पे बैठा था। फरगना कहाँ पर? ईरान पे, यहाँ पर छोटा गा है, ठीक है। 11 वर्ष की अवस्था में यह फरगना पे बाबर गद्दी पे बैठा था। बाबर पे बात करें तो बाबर को जो है उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को उसकी जो है उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बाबर को उसकी उदारता के लिए किसकी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी बाबर को। अब अगला जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि बाबर ने जो आक्रमण किए थे उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1503 ईस्वी में इसने काबुल पर आक्रमण किया। बाबर ने 1503 ईस्वी में कहाँ पे आक्रमण किया? काबुल पर आक्रमण किया। फिर इसके बाद 2 साल बाद 1505 ईस्वी में इसने जो है गजनी पर आक्रमण किया, और ये जो है दोनों को जो जीत गया। ठीक है, 1503 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण किया, 1505 ईस्वी में इसने गजनी पर आक्रमण किया। और आगे इसके आक्रमण के बारे में अगर हम देखें तो इसके बाद जो है फिर भारत पे जो आक्रमण है उनके बारे में देख लेते हैं मुख्य रूप से। तो भारत में मैंने बताया आपको 1526 ईस्वी में आए, 1530 तक इसने शासन किया, 30 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बात करते हैं 1526, 1527, 1528, 1529। भारत में इसके 3 महत्वपूर्ण आक्रमण है, 1526, 1527, 1528, 1529। 26 से लेकर के 29 तक, 30 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1526 में इसका आक्रमण की अगर बात करें तो इसका जो आक्रमण हुआ था वह पानीपत में हुआ था। कहाँ हुआ था? पानीपत में। पानीपत में किसके साथ हुआ था? तो वह हुआ था इब्राहिम लोदी। बाबर का जो आक्रमण है वह 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पानीपत में हुआ था, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हुआ था। और देखो सबसे अच्छी बात है, मैं आगे इब्राहिम लोदी प्लस बाबर नहीं लिख रहा, क्योंकि सभी आक्रमण बाबर के साथ हुए थे और ये चारों में बाबर विजय हुआ था। इनमें भी बाबर विजय हुआ था, ये चारों में भी बाबर विजय हुआ था। ठीक है, इसलिए अगर बाबर से किसी का आक्रमण पूछ ले तो उसमें आपको डायरेक्ट कह देना है कि बाबर उस पर विजयी हुआ था। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बात करते हैं 1526 ईस्वी की। तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था जो कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हुआ था। इसके बाद सेकेंड है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये तो लगभग सभी को मालूम होगा, राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है, राणा सांगा महाराणा प्रताप के वो थे, पूर्वज थे। ठीक है, कहाँ गलत कर दिया मैंने। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा के मध्य हुआ था। 1528 ईस्वी की बात करें तो वह हुआ था चंदेरी का युद्ध। वह हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी में किसके विरुद्ध हुआ था? तो वह हुआ था मेदिनी राय के विरुद्ध। मेदिनी राय 28 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ जो हुआ मेदिनी राय के विरुद्ध। अब आगे चलते हैं, तो लास्ट हमारा बचा, तो जो लास्ट है वह हुआ था महमूद लोदी के विरुद्ध। कहाँ? घाघरा पे। कहाँ हुआ? घाघरा में हुआ महमूद लोदी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? 26 से 29 तक 4 युद्ध इसने किए। 26 ईस्वी में एक आप याद करिएगा, इब्राहिम लोदी। 1526 में इसका इब्राहिम के साथ, ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ। और 1529 वाला भी लोदी ही था। पहला लोदी था, लास्ट वाला लोदी था। ठीक है, पहला था इब्राहिम लोदी, लास्ट वाला था महमूद लोदी। बचे बीच के दो। दूसरा आपको राणा सांगा याद कर लेना है, महाराणा प्रताप के पूर्वज से। और बीच में बचा मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है आप इसको किस तरह याद कर लीजिएगा। 1526 से, ठीक है, बाबर को थोड़ा सा रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। 1526 से 30 तक भारत में शासन था इसका। इसका पूरा नाम बहारुद्दीन मोहम्मद बाबर था। माता का नाम इसका उल्लम निगार खन्ना था जो कि मंगोल वंश से संबंधित थी। पिता का नाम तैमूर उमर शेख था जो कि तैमूर का वंशज था जो कि तुर्क वंश से संबंधित है। सब जो है ईरान के शासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पत्नी की बात करते हैं। बाबा की पत्नी का नाम था माहम बेगम। 11 वर्ष के अवस्था में फरगना की गद्दी पर यह बैठा था। इसकी उदारता के कारण इसको कलंदर की उपाधि दी गई थी।
ठीक है। कलंदर की उपाधि किसको दी गई थी? अगर ये पूछ लो तो ये दी गई थी बाबर को। इसको उदार तय कर रहा है, जबकि उदार तो था नहीं। ठीक है। 3 ईस्वी की बात करते हैं। 1530 ईस्वी में काबुल पे इसने अधिकार कर लिया, 15 मतलब आक्रमण किया और जीत लिया। 1505 ईस्वी में गजनी पर। ठीक है। अब जो भारत के जो मुख्य है 1526, 27, 28, 29 की बात करते हैं। ठीक है। तो इसमें मृत्यु हो गई थी इसकी। 1526 में से पानीपत का युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। ठीक है। 1527 का खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा। 28 में चंदेरी का युद्ध मेंदिनी राय के बीच। 29 में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के मध्य। तो इसमें मृत्यु हो गई। अगले चलते हैं हम। एक मिनट थोड़ा सा पेज सेट कर लूँ। हाँ, तो अब अगले चलते हैं। ये हो गए इनके युद्ध के बारे में जानकारी। अब जो है जो आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम देखेंगे। तो आर्ट से जो संबंधित हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमने बाबर के समय में जो आक्रमण हुए थे उनके बारे में देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, मैंने वो आपको बता दिया। अब बाबर की मृत्यु होने के बाद जो है जो प्रमुख है उसको देखते हैं। सिर्फ 30 सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा पेज सेट कर लूँ। पेज तो ऐसे सही है, कोई दिक्कत नहीं इस पर। तो बाबर की मृत्यु होने के बाद बाबर को सर्वप्रथम आगरा में दफनाया गया था। ठीक है। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को सर्वप्रथम आगरा में दफनाया गया था। फिर इसके बाद इसको आगरा से ले जा करके आगरा में दफनाया गया। फिर आगरा से ले जा करके इसको जो है काबुल में जो है बाबर का मकबरा बना है। ठीक है। काबुल में जो है बाबर का मकबरा बना है। अरे यार, हाँ, काबुल में जो है बाबर का मकबरा बना है, वहाँ पर इसको दफनाया गया। ये पहले बाबर के मरने के बाद सबसे पहले आगरा में इसको दफनाया गया। इसके बाद काबुल में इसका मकबरा बना है, वहाँ इसको दफनाया गया। अब आगे चलते हैं। बाबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण बुकें उनके बारे में देख लेते हैं। पहले बाबर के मैं आपको लड़के और लड़की के बारे में बता दूं। बाबर के 4 लड़के थे। बाबर के 4 लड़के थे। 4 लड़कों के नाम कौन कौन से हैं? हुमायूं, अस्कनी, हिंदाल व कमरान। ठीक है। बाबर के 4 लड़के हैं, हुमायूं, अस्कनी, हिंदाल और कमरान। तो इसके बाद बाबर के बाद जो शासन किया हुआ है हुमायूं ने मुख्य रूप से शासन किया था। ठीक है। बाबर के बाद जो मुख्य रूप से शासन किया हुआ था हुमायूं। थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और इसकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है। इसका महत्वपूर्ण हो रहा है गुलबदन बेगम का। इसने जो है हुमायूं नामा लिखी थी अपना भाई हुमायूं के लिए। हुमायूं की जीवनी है हुमायूं नामा की रचना जो है इसी ने की थी, गुलबदन बेगम ने। ठीक है। अब आगे अपना चलते हैं। तो हुमायूं नामा की रचना हुई। अब बाबर के जो है जो आत्मकथा थी, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबर की आत्मकथा का नाम आपको अगर जो भी आया करे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए करिए। इससे ये होता है कमेंट बॉक्स में बताने से कि आपको जो है रट जाएगा, मतलब भूलेगा नहीं, थोड़ा सा सहायता भी लेगा। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। ठीक है। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। तो बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, यह कौन से भाषा में लिखी गई? यह लिखी गई तुर्की भाषा में। ठीक है। यह पूछ सकता है कि बाबर की जो आत्मकथा बाबरनामा है वह कौन सी भाषा में लिखी गई, तो यह लिखी गई थी तुर्की भाषा में। ठीक है। आगे चलते हैं। बाबर की आत्मकथा हो गई। बाबर की जो आत्मकथा है उस पर 2 कलाकारों का नाम मिलता है जिनके नाम थे वहीजाद और मुजफ्फर। ठीक है। बाबर की जो आत्मकथा है उस पर जो है वहीजाद और मुजफ्फर का नामकरण मिलता है। जो मुजफ्फर जी थे वह सदृश चित्रण करते थे। सदृश चित्रण मतलब देखकर चित्रण। मुजफ्फर जो थे वह सदृश चित्रण करते थे और वहीजाद जो है
वह एक प्रकार के सुलिपिकार थे, सुलिपिकार। ठीक है, ये जो मुजफ्फर है इनका पूरा नाम जो है शाह मुजफ्फर है। ठीक है, शाह मुजफ्फर मैंने याद करने के लिए मुजफ्फर के नाम से रट लिया था। आप जो है शाह मुजफ्फर पूरा पढ़िएगा। ठीक है, बिजाद और शाह मुजफ्फर। एक मिनट मैं फ्लाइट मोड लगा दूं, किसी का फ़ोन ना आ जाए, वीडियो नहीं रुका। ठीक है, बिजाद और शाह मुजफ्फर नाम के दो कलाकारों का उल्लेख मिलता है किस पे? बाबर नामा में। बिजाद जो थे वो सुलिपिकार थे, जबकि शाह मुजफ्फर वो सदृश चित्रण करते थे। आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। हम हमारा अगला पॉइंट है जो ये है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। ठीक है, ये जो बाबरनामा है इसका दूसरा भी एक नाम है जिसको हम कहते हैं तुजुक ए बाबरी। क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, इस पर आप कन्फ्यूजन ना हो जाइए, तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा को जो दूसरा हम कहते हैं तुजुक ए बाबरी कहते हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम। मैं क्या बता रहा था? हाँ, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी के बाद जो है, जो ये तुजुक ए बाबरी है या बाबरनामा है, इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा का अगर फारसी अनुवाद की बात करें तो इसका अनुवाद जो है अकबर के समय में हुआ था। बाबरनामा का फारसी अनुवाद क्या? कौन सा? फारसी। जबकि ये ठीक है, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी, इसका फारसी अनुवाद जो है अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद अकबर के समय में हुआ था। अब किसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था? उनका नाम था रहीम खान खाना। ठीक है, पूरा नाम की अगर बात करूं तो मैं अब्दुल रहीम खान खाना जी, अब्दुल रहीम खान खाना। इनके बारे में आप छोटी छोटी 60 कहानियाँ जरूर सुने होंगे। ठीक है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद अकबर के समय में हुआ था। जिन्होंने किया था अब्दुल रहीम खान खाना नाम के विद्वान जो थे उन्होंने किया था। ठीक है, बाबर की जो पुस्तक है बाबरनामा वह पहले सर्वप्रथम तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाद में उसका फारसी में अनुवाद किया गया। अब अगले पॉइंट के ऊपर अपने बढ़ते हैं तो बाबर को मुबैयान पद्य शैली का जनक भी माना जाता है। ठीक है, बात करें तो बाबर को मुबैयान, मुंबई से आप मुंबई याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाबर को मुबैयान पद्य शैली का जनक भी माना जाता है। ठीक है, यही लिखने की एक कला थी, मुबैयान पद्य शैली का जनक। बाबर को जो है मुबैयान पद्य शैली का जनक भी माना जाता है। किसका? मुबैयान पद्य शैली का जनक किसको माना जाता है? बाबर को। अगर कहीं पूछ ले तो बाबर ने जो है 4 बाग व्यवस्था का भी प्रारंभ किया था। ठीक है, 4 बाग व्यवस्था बाबर ने जो है 4 बाग व्यवस्था के भी प्रारंभ जो है बाबर ने किया था। 4 बाग व्यवस्था जो है भवन निर्माण की एक कला होती है। ठीक है, 4 बाग व्यवस्था का निर्माण भी बाबर ने किया था। अब आगे चलते हैं। बाबर जब इराक से आया था तो है अपने साथ भारत आते समय जो है एक पुस्तक लेकर आया था जिसका नाम था शाहनामा। शाहनामा। बाबर जो है पुस्तक लेकर आया था शाहनामा। ठीक है, शाहनामा लेकर के आया था। पहली बात कर रहा हूँ ये शाहनामा की जो है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। इसके लेखक है फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। तो बाबर ने शाहनामा पुस्तक लिखा था जो कि सचित्र थी। सचित्र मतलब चित्रित थी। ठीक है, शाहनामा पुस्तक लेकर जो कि सचित्र थी। यह जो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है एशिया, ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है। यह रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, इसका पूरा नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखने में आ रहा तो है लंदन, सॉरी यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड है। ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी आप इतना याद कर लीजिएगा, इसको RAS शॉर्टकट में बोलते हैं। जो शाहनामा वर्तमान में संचित है वह RAS में है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है। अब अगर इसके हम देखो, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं। जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है इसका पूरा नाम जो है मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको नोट करना है, आप नोट कर लीजिएगा। इसका पूरा नाम है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ठीक है,
इसका जो पूरा नाम है वह है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ठीक है, इसको जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन भी बोलते हैं, RAS शॉर्टकट में बोलते हैं। इसकी स्थापना की थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 14 फरवरी 1823 को। इसकी स्थापना 14 फरवरी 1823 ईस्वी को हुई थी। इससे संबंधित एक और सोसाइटी है जो भारत में है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जो कि है एशियाटिक सोसाइटी। क्या नाम है? एशियाटिक। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सा है, आप ज़्यादा उसमें मत जाइएगा, पढ़ लिए बस हो गया। एशियाटिक सोसाइटी यह कहाँ पर है? यह अपने भारत में कहाँ पे है? कोलकाता में है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी भारत में है, कोलकाता में है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? मैं इसके निर्माण की अगर बात करूँ तो इसका जो हुआ था वह हुआ था 15 जनवरी 1784 को। 15 जनवरी 1784 के कोलकाता में है। कोलकाता में इसका निर्माण जो है, जो इसके संस्थापक थे वो थे विलियम जोन्स। जो संस्थापक है वो हैं विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स से आप याद कर लीजिएगा। क्या याद करेंगे विलियम जोन्स से? विलियम से यहाँ से आप विलियम ले लीजिएगा। ठीक है, विलियम, इसके आगे लगा दीजिएगा पोर्ट। तो जो भारत की जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है वह कहाँ पर है? विलियम पोर्ट पे है। विलियम पोर्ट नाम की जगह है, जो कि कहाँ है? कोलकाता में है। इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। कब? 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा पेज सेट कर लेते हैं और पीछे आजा दोस्त, बस। तो अपने दोस्त आगे बढ़ते हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो गई थी। अब हम बाबर के बारे में जो पढ़ रहे थे वो देख लेते हैं। जो बाबर के समय जो प्रमुख स्थापत्य थे उनके बारे में जानकारी। ठीक है, बाबर के समय में जो प्रमुख स्थापत्य थे उनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो स्थापत्य की बात करें तो कटे सिर वाली मीनार, कटे सिर वाली मीनार। ठीक है, क्या? कटे सिर वाली मीनार। तो यह कहाँ स्थित है? कटे सिर वाली मीनार, जो कि बाबर ने निर्माण कराया था। आपको जो आता हो आप जल्दी कमेंट बॉक्स कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए करिए। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। कटे सिर वाली मीनार कहाँ पर है? तो यह है फतेहपुर सीकरी पे। ये है कहाँ? यह है फतेहपुर सीकरी। अब जिसको फतेहपुर सीकरी ना पता हो तो यह आगरा के अंतर्गत शायद एक तहसील है, मुझे कंफर्म नहीं है, पर शायद ये तहसील है। ठीक है, जो कि आगरा के अंतर्गत आती है। आगरा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मेन है। फतेहपुर सीकरी, कटे सिर वाली मीनार। और इसके बाद जो है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद है तो काबुली से आप काबुल मत याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हरियाणा में है काबुली बाग मस्जिद। ये हरियाणा के जो है पानीपत में है। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद जो है हरियाणा के कहाँ है? हरियाणा के पानीपत में स्थित है। और जो बाबर ने निर्माण कराया था काबुली बाग मस्जिद हो गया आपका संभल की मस्जिद। संभल की मस्जिद। ठीक है, संभल की मस्जिद कहाँ पर है? तो यह है संभल। संभल से आपको पता चल गया होगा ना, संभल कहाँ है? हरियाणा में है। संभल हरियाणा का क्षेत्र है, तो ये भी है अपने हरियाणा पे। अब संभल की मस्जिद हो गई। अब आगे चलते हैं। अब अगला अपना है जो चौखाने वाले बाग। 4 बाग व्यवस्था वही है, चौखाने वाले बाग। ठीक है, चौखाने वाले बाग। चौखाने वाले बाग क्या है? ये अपना कहाँ पर है? चौखाने वाले बाग की बात करें तो ये अपने कहाँ पर है? आगरा में। चौखाने वाले बाग है अपने आगरा में। फिर इसके बाद है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद, इसके बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सभी को मालूम होगा। बाबरी मस्जिद कहाँ पर है? अयोध्या में है। ठीक है, यहाँ पर यह होगा अयोध्या में है। इसके बाद एक और है, बस याद कर लीजिएगा, बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा।
बाबर का मकबरा कहाँ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कहाँ है बाबर का मकबरा? तो बाबर का मकबरा है काबुल। आपको जहाँ पता ना हो जिसको काबुल कहाँ है, तो काबुल अफगानिस्तान में है, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। बाबर के मरने के बाद सर्वप्रथम बाबर को, ठीक है, बाबर के मरने के बाद सर्वप्रथम बाबर को जो है आगरा में दफनाया गया। फिर आगरा से उखाड़ कर उसको काबुल में बाबर का जो मकबरा बना है उसको वहाँ पर दफनाया गया, ठीक है। बाबर के 4 लड़के थे, हुमायूं, अस्कनी, हिंदाल, कमरान। एक लड़की थी गुलबदन बेगम, जिसने अपने भाई हुमायूं के लिए हुमायूं नामक नाम की कृति की रचना की। अब चलते हैं आगे। बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, ठीक है। इसको हम तुजुके बाबरी के नाम से जानते हैं। बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, जिसको हम तुजुके बाबरी के नाम से जानते हैं, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। इस पुस्तक में बाबरनामा में जो है 2 कलाकारों का उल्लेख मिलता है, बिहजाद और शाह मुजफ्फर। किसका? बिहजाद और शाह मुजफ्फर। बिहजाद सुलिपिकार थे, अच्छे लिखने वाले थे, और जो मुजफ्फर थे वो सदरस चित्रण करते थे, वो जो है सदरस चित्रण करते थे, ठीक है। जो शाह मुजफ्फर थे इनकी जल्दी मृत्यु हो गई है, ये जो बिहजाद थे काफ़ी दिन तक जिए हैं। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अकबर के समय में हुआ, जिसको अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है, ठीक है। उस पुस्तक का नाम इन्होंने क्या रखा था आपको पता है? वकायत बाबरी। मैंने शायद नहीं बताया, ओह सॉरी। पुस्तक का नाम जो है वकायत बाबरी, ठीक है। जो बाबरनामा का फारसी अनुवाद अकबर के समय हुआ, उसको अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, जो कि बकायत बाबरी के नाम से किया गया। आपको याद करना है तो आप इस तरह रट लीजिएगा, बकैती बाबरी। सिर्फ रटने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बकैती बाबरी के नाम से आप रट लीजिएगा। आगे चलते हैं। बाबर को मुबैयान पद्य शैली का जनक माना जाता है, जो कि पद्य शैली है मुबैयान। मुंबई से आप मुबैयान याद कर लीजिएगा। बाबर ने 4 भाग व्यवस्था का प्रारंभ किया था, मतलब 4 भाग व्यवस्था में ये बाग होता था, उसको 4 भागों में बांटा जाता था, और यहाँ पर वो जो है क्या बोलते हैं, मकबरे का निर्माण किया जाता था। यही 4 भाग व्यवस्था है। इस जो है ईरान में काफ़ी बाग जो बने हैं 4 भाग व्यवस्था के ही बने हुए हैं, वहीं से ये प्रथा आई हुई है, क्योंकि बाबर ईरान का था। आगे चलते हैं हम। 4 बार व्यवस्था हो गई। शाहनामा। तो शाहनामा जो है एक प्रकार की वो जो सचित्र पोथी है, ठीक है, सचित्र पोथी है, जो कि बाबर अपने साथ ईरान से भारत लेकर आया था, जिसके लेखक शाहनामा के लेखक फिरदौसी जी हैं, ठीक है। यह वर्तमान में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है, जिसको हम RAS के नाम से जानते हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का जो पूरा नाम है वह है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। इसकी स्थापना की बात करें 14 फरवरी 1823 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना जो किए थे उस विद्वान का क्या नाम था? हेनरी थॉमस कोलब्रुक। मैं आपको बताना उस समय भूल गया था, इनका नाम है हेनरी थॉमस कोलब्रुक। ये ब्रू है, ठीक है, कोलब्रुक, हेनरी थॉमस कोलब्रुक है। अब इससे संबंधित एक है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जो कि कोलकाता में भारत में है। कहाँ पर है? विलियम पोर्ट पे है, जिसके संस्थापक विलियम जोन्स थे। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1784 ईस्वी को हुई थी। अब आगे चलते जो बाबर के समय में प्रमुख स्थापत्य की जो चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वह है कि वो क्या कटे सिर वाली मीनार बाबर ने जो निर्माण हुआ है किया था फतेहपुर सिकरी में। कबली बाग मस्जिद की बात करें तो हरियाणा है, पानीपत में। संभल की मस्जिद संभल हरियाणा में है। जब खाने वाले बाग का निर्माण बाबर ने आगरा में करवाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने अयोध्या में करवाया, और बाबर का मकबरा काबुल में आपको पहले बता चुका हूँ। बाबर से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थे वो हमने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं हुमायूं के समय में, ठीक है।